चिड़िया जंगल में अपने पूरे परिवार के साथ रहती थी। उसका परिवार गाना बजाने का काम करता था। उसकी माँ, पिता और भाई भी गाना गाया करते थे। वो लोगों की शादियों पर जाते और नाच गाना करके लोगों के मनोरंजन का सबब बनते। इसके बदले में उनको कुछ पैसे मिल जाया करते थे, जिससे उनके घर क्या गुजर बसर हुआ करता था। चिड़िया को सभी चुन्नू कहकर बुलाते थे। वो घर में सबसे ज्यादा सुरीली थी। बाकी सब लोग छोटा सोचते थे, बस इतना ही कि आज इतना कमा लेंगे जितना घर का राशन पूरा हो जाए। सब लोग तैयारियों में मसरूफ हैं और चिड़िया को भी जाने का कह रहे हैं। पिताजी जल्दी करिए, गाँव में तोते के घर से बुलावा आया है। आज शाम 8 बजे मेहंदी की रस्म पर हमने पहुंचना है। चिंटू को तो खास तौर पर बुलावा भेजा है। उल्लू जो पास ही चारपाई पर बैठा था खुशी से बोला, अरे हमारी बच्ची की तो आवाज में जादू है। जब भी गाती है तो पूरा जंगल सुनने को आ जाता है। चिड़िया भी ये सब कुछ सुन रही थी, लेकिन उसको कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था। मगर फिर भी वो थोड़ी सी उदासी से पूछने लगी, कौवे भैया, जरा मुझे ये बताओ कि वो कामा तोता साहब पैसा कितना देगा? अरे मेरी प्यारी बहना, कुछ ज्यादा तो नहीं, बस इतना मिल जाएगा कि 2-3 दिन के लिए आराम से बैठकर खाना खा लिया जाए। चिड़िया ये सब सुनकर चिढ़ गई और एकदम से खड़ी हो गई और कहने लगी, ओफ कौवे भैया, आखिर कब तक हम ऐसे ही गुजारा करेंगे? अब तो खुद को बदलने की कोशिश करो। मैंने 1000 बार तुमसे कहा है, पास वाले जंगल में एक म्यूजिक कंपनी का डायरेक्टर रहता है, तो मुझे वहाँ लेकर जाओ। मैं उससे बात करके कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। वो मुझे थोड़ी आगाही देगा ना? बस मैं कुछ नहीं जानती। तुम कल ही मुझे केटी कबूतर डायरेक्टर के पास लेकर जाओ। मैं खुद वहाँ जाकर ऑडिशन देकर आऊंगी। कौवा उसकी बात सुनकर हैरान रह जाता है और थोड़ी ऊंची आवाज करके बोलता है, तबीयत तो ठीक है ना चिंटू? कौन बता रहा है तुम्हें ये सब? आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? उल्लू जो पास ही बैठा सब सुने जा रहा था। चिंटू उसकी लाडली बेटी थी। वो कौवे की बात काट कर कहने लगा, अरे ओ कामकल, खबरदार जो मेरी चिंटू को कुछ कहो। पहले सुन तो ले वो कह क्या रही है। हाँ बेटा, चिंटू बोलो, मुझे बताओ क्या सोच रही हो तुम? पिताजी मैं जानती हूँ पास वाले जंगल में केडी साहब रहते हैं। मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। उनको अपनी सुरीली आवाज सुनाऊंगी तो मुझे यकीन है वो मुझे एक चांस जरूर देंगे। ठीक है मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे भैया से कहूँगा कि वो तुम्हें ले जाएगा। कौवे को ये सुनकर कुछ अच्छा नहीं लगता और वो अपने पिता से कहता है, पर पिताजी। लेकिन उल्लू उसको चुप करवाने के अंदाज में बोलता है, अरे बस भी करो, कितनी बहस करोगे? मैंने जब कह दिया है बस, उससे आगे कुछ नहीं सुनूंगा। उल्लू उन दोनों को जोर देकर कहने लगा, चलो तैयार हो जाओ, अब जाना भी है हमें, कहीं देर ना हो जाए। मोरनी जो घर के अंदर थी और इन सब बातों से अनजान थी, बाहर आई और कहने लगी, अजी सुनते हैं, मैंने सारी तैयारी कर ली है जाने की। आप जाकर ऑटो ले आइए, कहीं देर ना हो जाए। चिंटू चिड़िया थोड़ी सी उदासी से कहने लगी, ठीक है माँ, मैं जरा कपड़े बदल लूं और गरारे कर लूं, गला कुछ बैठ सा गया है। चिंटू चिड़िया अंदर चली जाती है और कौवा ऑटो लेने के लिए बाहर चला जाता है। सब ऑटो में बैठ जाते हैं, साथ में उनके बाजे भी हैं, ढोलक, हारमोनियम, गिटार और तबले वगैरह सब पहुंच जाते हैं। मोरनी जरा फिक्र करते हुए बोलती है, हाय मुझे लगता है जी हम लेट हो गए हैं। कहा था ना आपसे जल्दी कीजिए, पर मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। अरे भाग्यवान, तुम भी ना बहुत ही जल्दी परेशान हो जाती हो।
वो देखो अभी तो मेहमान आ रहे हैं, अब चलो अंदर। सब मेहमान उनके गाने को सुन रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। चिंटू के गाने की सब तारीफ करते हैं और उसको बहुत दाद मिलती है सबसे। जब गाना खत्म हुआ तो गामा तोता आया उल्लू के पास। यार उल्लू, तुम्हारी बेटी की आवाज में तो जादू है। बहुत ही सुरीली आवाज है इसकी। ये ले मेरी तरफ से इसका इनाम। बहुत तरक्की करेगी ये, तो देख लेना। उल्लू ये सब सुन के खुश होता है और चिंटू की बातों को सोचने लगता है। इतने में चिंटू और कौवा आ जाते हैं। चिंटू अपने पापा से बोलती है, चलिए पिताजी, हो गया है गाना वाना, अब घर चलें। हाँ बेटा चलो। अरे ओ कव्वे, चल आजा। और तेरी माँ किधर गई, उसे भी बुला ला। अजी आप भी ना ठीक से खाना तो खा लेते, कम से कम आज का राशन ही बच जाता। आहिस्ता बोली अम्मा, कुछ सुन न ले, बस चलो अब घर चलें। सब घर की तरफ वापस लौट जाते हैं। चिड़िया बिस्तर पर लेटे लेटे फैसला कर रही होती है कि कल कुछ भी हो जाए मैं केडी के पास जरूर जाऊंगी ऑडिशन के लिए। अब तो पिताजी ने भी हामी भर ली है, अब तो मैं जरूर जाऊंगी। अगले दिन दोनों बहन भाई जंगल की तरफ से जा रहे होते हैं। उस दिन मौसम बहुत खराब होता है और बारिश होने वाली होती है। वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। कौवा जो कि दिल से राजी नहीं होता, वो थोड़े से उखड़े हुए लहजे में बोलता है, चिंटू, तुम जा तो रही हो, पर क्या पता केडी साहब घर पे ही ना हो, और क्या पता वो तुम्हें चांस देने को तैयार ही ना हो। मैं तो कहता हूँ वापस चलो, ऊपर से मौसम भी खराब है, देखो तो बारिश होने वाली है। इतने में बारिश शुरू हो जाती है। तेज बारिश देखकर कौवा फिर से उड़ जाता है। चिड़िया को अकेला छोड़ के वापस घर चला जाता है। चिंटू परेशान होकर इधर उधर देखती है और बारिश से बचने के लिए पास ही एक दरख्त की शाख पर बैठ जाती है। थोड़ी देर देखने के बाद जब बारिश नहीं थमती तो वो गाना गाने लगती है। भीगी भीगी बारिश, छम छमा छम छम, भीगा भीगा ये समा, पानी टिपका टम टम टम। केडी का घर उसी पेड़ के नीचे वाली शाख पर होता है। वो सुहाने मौसम में अंदर सो रहा होता है। जैसे ही चिड़िया गाना गाती है वो सब सुन रहा होता है और साथ ही वो रक्स करने लगता है। केडी भागकर बाहर देखने जाता है कि इतनी सुरीली आवाज में गाना कौन गा रहा है। वो बड़े आराम से चिड़िया से बात करता है। ए चिड़िया, कौन हो तुम और कहाँ से आई हो? तुम्हारी आवाज कितनी सुरीली है। अरे मैं भी क्या पूछने लग गया। तुम आओ ना घर के अंदर, आ जाओ, यहाँ तुम काफी भीग गई हो। डरो नहीं, मेरा नाम केडी है, मैं तुम्हारी कला की कदर करता हूँ। आ जाओ, शाबाश, अंदर आ जाओ। चिंटू ये सुनते ही खुशी से झूमने लगती है और उसको बताती है कि मैं तो आप ही के पास आ रही थी। केडी साहब, आपको मेरा गाना अच्छा लगा, क्या आप मुझे एक चांस देंगे? हाँ चिंटू, क्यों नहीं, तुम तो बहुत ही अच्छा गाती हो। आपका धन्यवाद, मैं बहुत खुश हूँ। चिड़िया गाना गाती है और सबको खुश कर देती है। उसको ढेर सारे पैसे मिल जाते हैं और शोहरत अलग से मिल जाती है। वो खुशी खुशी वापस घर को आ जाती है। वहाँ कौवे भैया जो शहर में बैठे लस्सी पी रहे होते हैं, चिंटू को देखकर हैरान रह जाते हैं। उनके कुछ कहने से पहले ही चिंटू बोलती है, कौवे भैया, आप मुझे जंगल में अकेला ही छोड़कर भाग आए थे, मगर खुदा को कुछ और ही मंजूर था। देखिए, मैंने हिम्मत बंधाए रखी और आज मुझे वो सब मिल गया जिसका मैंने ख्वाब देखा था, क्योंकि हरकत में ही बरकत है। उल्लू और मोरनी भी वही सारी बातें सुन रहे होते हैं और अपनी बेटी को खुशी से आशीर्वाद देते हैं और गले लगाते हैं। कौवा बेचारा शर्मिंदा ही रह जाता है। तीनों की बिरयानी की दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। जंगल के सभी पक्षी तीनों की बिरयानी खाने के लिए आया करते थे। तीनों बहुत मजेदार बिरयानी बनाती थी।
इसीलिए हर वक्त उसकी दुकान पर ग्राहकों का रश होता था। सामने वाले घर में रूबी नाम की एक चिड़िया रहती थी। वो चीनू की कामयाबी से बहुत डरती थी। ये चीनू की बच्ची तो दिन ब दिन अमीर होती चली जा रही है। अगर इसकी बिरयानी ऐसे ही बिकती रही तो ये दिनों में करोड़पति बन जाएगी। क्यों ना मैं भी चीनू की तरह बिरयानी की दुकान बना लूं। यही सोचकर रूबी भी बिरयानी की दुकान बना लेती है। बिरयानी ले लो बिरयानी, गर्मा गर्म बिरयानी ले लो। बहुत ताजा और मजेदार बिरयानी है, जो एक बार खाएगा वो बार बार आएगा। बिरयानी ले लो बिरयानी। उसके पास एक तोता बिरयानी खरीदने के लिए आता है। और रूबी बहन, कितने में बिरयानी दे रही हो? 200 रुपए की प्लेट है बिरयानी की। अरे तौबा तौबा, 200 रुपए की प्लेट लगा दी तुमने। 200 रुपए की बिरयानी तो तुमसे कोई भी नहीं खरीदेगा। देखने में भी तुम्हारी बिरयानी कुछ खास नहीं लग रही। मैं तो हमेशा चीनू की दुकान से बिरयानी खाता हूँ। वो तो तुम्हारी नई नई दुकान देखकर मैं यहाँ आ गया। ये बात सुनकर रूबी को बहुत गुस्सा आ जाता है। अरे चीनू की दुकान से बिरयानी खाते हो तो उसी की दुकान से जाकर खा लो ना। मेरे पास क्या लेने आए हो? और बिरयानी तो मैं 200 रुपए में ही दूंगी, इससे 1 रुपया भी कम नहीं होगा। अबे तुम्हें तो काकू की इज्जत करना ही नहीं आता। वो चीनू तो तुमसे कम पैसों में बिरयानी दे रही है और उसकी बिरयानी का कोई जवाब भी नहीं है। जाओ जाओ, मैं नहीं देता तुमसे बिरयानी। ये कहकर तोता वापस चला जाता है। रूबी बहुत गुस्से वाली और बदतमीज थी। वो ग्राहकों के साथ भी इसी तरह बदतमीजी से बात कर रही थी। अब उसके पास कबूतर बिरयानी देने के लिए आता है। अरे रूबी बहन, कितने में बिरयानी दे रही हो? 200 रुपए में दे रही हूँ बिरयानी। अरे तुम तो बहुत महंगी बिरयानी दे रही हो। चलो कोई बात नहीं, एक प्लेट दे दो, जरा चेक तो करें तुम्हारी बिरयानी है कैसी। ये कहकर कबूतर उससे एक प्लेट बिरयानी लेकर खाना शुरू कर देता है। अरे रूबी बहन, गुस्सा मत करना, लेकिन बिरयानी में नमक बहुत तेज है और मसाला तो किसी काम का नहीं है। कबूतर की ये बात सुनते ही रूबी दोबारा से गुस्से में आ जाती है और वो कबूतर के साथ भी बहुत बदतमीजी करती है। अरे कबूतर, तुम्हारे तो बहुत ही नखरे हैं। मेरी बिरयानी तो एकदम बढ़िया है, तुम्हें पता नहीं क्यों पसंद नहीं आई। इतने नखरे मुझसे नहीं देखे जाते। अरे रूबी बहन, तुम तो गुस्सा करने लगी। मैं तो तुम्हें बस बता रहा हूँ कि तुम्हारी बिरयानी में ये कमी है। मैं तो तुम्हारा भला कर रहा था कि तुम्हारी नई दुकान है। अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो अगली बार तुम अच्छी बिरयानी बनाओगी, लेकिन तुम्हें तो बात करने की तमीज ही नहीं है। मैं तो हाँ तुम्हारी दुकान पर आ गया। हाँ जाओ जाओ, मेरी दुकान पर आके तुम कोई एहसान कर रही हो मुझ पे। रूबी के रवैये की वजह से उसकी दुकान पर कोई भी नहीं आ रहा था। जो एक तो ग्राहक आ भी गए थे, उनको भी रूबी ने बता दिया था। रूबी कई दिन बिरयानी बनाकर बेचने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सारी की सारी बिरयानी जाया हो जाती थी और उससे कोई भी बिरयानी खरीदने के लिए नहीं आता था। अपनी नाकामी देखकर तो रूबी चीनू से और ज्यादा जलने लगी थी। अब रूबी ने सोच लिया था कि वो किसी भी तरह चीनू की दुकान बंद करवा के रहेगी। एक रोज वो चीनू की दुकान पर जाती है, लेकिन रूबी ने अपना चेहरा छुपा रखा था। अरे चीनू, बाहर सड़क पर तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी जाकर देखो। चीनू ये बात सुनते ही फौरन दुकान से बाहर चली जाती है। रूबी उसकी बिरयानी की बैग में कंकर मिला देती है और वो फौरन वहाँ से निकल जाती है। चीनू वापस आकर देखती है तो रूबी वहाँ पर नहीं होती। लगता है किसी ने जानबूझकर शरारत की है मेरे साथ। बाहर तो किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ। चीनू इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वो अपने काम में मसरूफ हो जाती है। थोड़ी देर बाद उसके पास कुछ ग्राहक बिरयानी खाने के लिए आते हैं। बिरयानी खाते ही वो कहते हैं, अरे चीनू बहन, तुम क्या सफाई का ध्यान नहीं रखती? बिरयानी के एक नवाले में ही इतने सारे कंकड़ आ गए। अरे हाँ चीनू बहन, बहुत ज्यादा कंकड़ है आज तो बिरयानी में। अरे ये कंकड़ कैसे आ गए? मैंने तो हमेशा की तरह खूब अच्छी तरह हर चीज साफ करके बिरयानी बनाई थी। चीनू ग्राहकों की शिकायत सुनकर बहुत परेशान होती है। आज सबके सब ग्राहक वैसे की वैसी बिरयानी छोड़कर चले गए थे। ये
कंकड़ कहाँ से आ गए मेरी बिरयानी में? मैंने तो हर चीज बहुत अच्छे से साफ करके बिरयानी बनाई थी। पता नहीं ये कंकड़ कहाँ से आ गए। अगले दिन कीनू दोबारा अच्छे से बिरयानी बनाकर बेचना शुरू करती है। लेकिन कल के वाक़े के बाद आज ग्राहक कुछ काम आए थे। आज भी रूबी उसका काम खराब करने के लिए पहुंच जाती है। अरे कीनू, एक बिरयानी की प्लेट तो देना। रूबी बिरयानी खाते ही कहती है, अरे अरे आप सब ये बिरयानी मत खाना, इस बिरयानी में बहुत कंकड़ और मिट्टी है। मेरे तो पूरे मुंह का जायका ही खराब हो गया। आप में से भी जिसको मुंह का जायका खराब करना है वो ये बिरयानी बेशक खा ले। अरे कीनू, तुम्हारा काम क्या चल गया? तुमने तो बिरयानी में पत्थर और मिट्टी ही डालनी शुरू कर दी। तौबा तौबा, मेरा तो दिल ही खराब हो गया ये बिरयानी खाकर। ऐसे ही कहते हुए रूबी दुकान से बाहर चली जाती है। अरे कल तोता और कबूतर भी यहाँ से बिरयानी खाकर कंकड़ आने की शिकायत कर रहे थे, इसीलिए तो वो आज बिरयानी खाने के लिए नहीं आए। कीनू, तुमने तो बिरयानी में कंकड़ ही डालने शुरू कर दिए हैं। रूबी तो सही कह रही है। चलो चलो, सब कहीं और से बिरयानी खा लेंगे, ये कंकड़ वाली बिरयानी हम नहीं खा सकते। अरे अरे, आप लोग कहाँ जा रही हैं? मेरी बात तो सुनिए। मैंने अपनी बिरयानी में कुछ भी नहीं मिलाया। मैंने हर चीज बहुत अच्छे से साफ करके बिरयानी बनाई थी। कीनू की बात सुनने को तो कोई तैयार ही नहीं था। रूबी तो अपने प्लान में कामयाब हो गई थी। अब कीनू की दुकान पर बहुत कम रश होता था। उसकी दुकान पर कोई ग्राहक जाता ही नहीं था। कीनू अपनी बंद होती दुकान देखकर बहुत परेशान हो रही थी। वो लोगों को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बात सुनने को कोई तैयार ही नहीं था। कीनू की बिरयानी छोड़ने के बाद सब लोग रूबी के पास जाना शुरू हो गए थे। रूबी ग्राहकों से अच्छे तरीके से बात नहीं करती थी। इसके बावजूद उसकी दुकान पर बहुत रश लगा हुआ था, क्योंकि जंगल में कीनू के अलावा एक रूबी ही की बिरयानी की दुकान थी। रूबी अपनी अच्छी दुकान चलने पर इतनी खुश नहीं थी जितनी खुश वो इस बात पर थी कि कीनू की दुकान बंद हो गई है। अब आया ना मजा। अब तो इस कीनू की दुकान पर कोई जाता ही नहीं है। हर कोई मेरे पास ही बिरयानी खाने आता है बस। कीनू की बच्ची, तूने बहुत हवाओं में उड़ लिया, अब मेरी बारी है। एक रोज रूबी बिरयानी बना रही थी। बिरयानी बनाते हुए अचानक से वहाँ आग लग जाती है। रूबी उस आग की लपेट में आ जाती है। जब तक लोग उसकी मदद को पहुँचते रूबी जलकर बुरी हालत में थी। रूबी बहुत बुरी हालत में थी। उसका चेहरा और हाथ जल चुके थे। अब वो बिरयानी भी नहीं बना सकती थी। इस वाक़े के बाद रूबी को एहसास होता है कि उसने किसी का बुरा चाहा था, लेकिन उसके अपने साथ ही बुरा हो गया। वो जाकर कीनू से माफी मांगती है और साथ ही सभी परिंदों को बताती है कि बिरयानी में कंकड़ उसी ने डाले थे। रूबी को उसके किए की सजा मिल चुकी थी और कीनू की बिरयानी की दुकान पे दूर दूर से लोग राजू के पास चाय पीने के लिए आया करते थे। वाह राजू भैया, आप तो बहुत ही बढ़िया चाय बनाते हो। मैंने तो शहर की हर जगह से चाय पी है, लेकिन आपकी चाय का कोई जवाब नहीं। हाँ राजू भैया, बिल्कुल सही कह रहा है ये। दिन भर की थकान उतार देती है आपकी चाय। मैं तो जब तक आपकी चाय न पीऊं, मेरा दिन ही अच्छा नहीं गुजरता। कोई भी ऐसा वक्त नहीं होता था जब राजू की दुकान पर ग्राहक न हो। हर वक्त राजू की दुकान पर ग्राहकों का रश लगा रहता था। राजू की दुकान के पास एक और चाय की दुकान थी। वो चाय की दुकान बंटी कबूतर की थी। बंटी कबूतर की दुकान पर दिन भर में मुश्किल से 2-3 ग्राहक ही जाते थे। बंटी राजू की इतनी अच्छी दुकान चलती हुई देखकर बहुत जलता था। पता नहीं इन लोगों को हो क्या गया है। राजू भला ऐसा चाय में क्या मिलाता है कि हर कोई उसकी दुकान पर ही जाता है। मैं भी तो अच्छी चाय बनाता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई भी चाय पीने के लिए नहीं आता। मैंने तो राजू से भी पहले दुकान बनाई थी, लेकिन मेरी दुकान तो इतनी अच्छी नहीं चली और राजू की दुकान पर तो रोज ही इतना रश लगा होता है। एक रोज राजू अपनी दुकान बंद करने के बाद घर वापस जा रहा था।
रास्ते में राजू को उसका दोस्त मिल जाता है और वो उसके साथ गपशप लगाने लग जाता है। क्या बात है राजू, तेरी दुकान तो बहुत अच्छी चल रही है। मैंने लोगों से सुना है कि तेरी चाय बहुत बिकती है। अब तो सारे कहीं मशहूर हो गया है कि तुम्हारी चाय शहर की सबसे अच्छी चाय है। अरे हाँ, मालिक का शुक्र है, मेरी दुकान अच्छी चल रही है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब ये दुकान खत्म करके यहाँ पर बहुत बड़ा कैफे बना लूँ। मेरे पास पैसे भी अच्छे इकट्ठे हो गए हैं। बहुत अरसे से दुकान बहुत अच्छी चल रही है, इसीलिए मेरे पास बहुत अच्छे पैसे इकट्ठे हो गए हैं। अब मैं थोड़े पैसे खर्च करके इस छोटी सी दुकान को खत्म करके यहाँ बहुत बड़ा कैफे बनाऊंगा। अरे क्या बात है राजू, तेरी तो मौज लग जाएगी, तू इतने बड़े कैफे का मालिक बन जाएगा। वहाँ पास बैठा एक भिखारी उनकी बातें सुन रहा था। वो भिखारी बंटी की दुकान पर जाता है। अरे बंटी भैया, मेरी कोई मदद कर दो, मैं गरीब हूँ, मजबूर हूँ, मेरी मदद कर दो। अबे चल चल, तुम लोगों की तो आदत होती है मांगने की। मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए, चलो भागो यहाँ से। अरे बंटी भैया, कुछ तो दे दो, चलो एक गर्मा गर्म चाय ही पिला दो। अरे तुझे एक दफा बात समझ नहीं आ रही, भाग जा यहाँ से, वरना तुझे बहुत सख्त मारूंगा। अरे इतना भाव दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम भी कुछ अरसे में सड़क पर ही आने वाले हो। अरे ये क्या बात कर रहा है तू? बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। तुम तो जानती हो राजू चाय वाले की दुकान कितनी अच्छी चल रही है। अभी अभी उसकी बातें सुनकर आ रहा हूँ। वो ये दुकान खत्म करके यहाँ बहुत बड़ा कैफे बनाने वाला है और वो कह रहा था कि वो अपनी चाय के रेट भी नहीं बढ़ाएगा। अब खुद ही सोचो, पहले ही तुम्हारी दुकान पर कोई भी नहीं आता। इतने बड़े और अच्छे कैफे से अगर तुम्हारी ही कीमत की चाय मिलेगी तो तुम्हारे पास कौन आया करेगा फिर। भाव तो तुम ऐसे दिखा रहे हो जैसे कोई करोड़पति हो। अभी जो तुम्हारी दुकान पर थोड़े बहुत ग्राहक आ जाते हैं ना, फिर वो भी नहीं आया करेंगे। कहो तो मैं तुम्हें अपना नंबर दे दूं, जब तुम भी सड़क पर आ जाओगे तो दोनों मिलकर भीख मांगा करेंगे। अरे मुझे मजीद गुस्सा मत दिला, भाग जा यहाँ से, वरना तू पिटाई करवा लेगा अपनी। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ मैं, लेकिन कभी मेरी जरूरत पड़ी तो मैं पुराने मोहल्ले में मिलूंगा। मेरे पास हर मसले का जुगाड़ होता है। ये कहकर वो भिखारी वहाँ से चला जाता है। बंटी बहुत देर सोचता रहता है कि अगर राजू ने यहाँ कैफे बना लिया तो उसकी दुकान पर तो वाकई कोई नहीं आएगा। पहले तो उसकी दुकान पर चंद ग्राहक आ ही जाते थे जिससे उसका गुजारा चल रहा था, लेकिन वो जानता था कि ये छोटी सी दुकान अगर इतने बड़े कैफे में तब्दील हो गई तो उसकी दुकान पर कोई भी नहीं आएगा। बंटी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो वो भिखारी ठीक रहा था, अगर राजू ने कैफे बना लिया तो मैं तो सड़क पर आ जाऊंगा। मुझे कुछ न कुछ हल तो सोचना ही होगा, ऐसे में हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। उस भिखारी के पास ही जाता हूँ, उससे पूछता हूँ कि वो इस मसले का क्या हल निकालेगा। बंटी उस भिखारी के पास चला जाता है। अरे बंटी भैया, आगे जरूरत पड़ ही गई ना मेरी। हाँ तुम कह रहे थे ना तुम्हारे पास हर मसले का हल होता है, चलो अब मेरे मसले का भी कोई हल निकालो। बंटी भैया, आपके मसले का भी सॉलिड हल है मेरे पास। अगर किसी तरह ग्राहक राजू की दुकान पर जाना छोड़ दें तो बाकी आप ही की दुकान बचती है जिस पर लोग चाय पीने के लिए जाया करेंगे। मेरे पास एक ऐसा हल है कि हर कोई आपकी दुकान पर ही चाय पीने जाया करेगा और राजू की दुकान तो जैसे बंद ही हो जाएगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? अरे हाँ ना बंटी भैया, ऐसा हो सकता है, लेकिन इस काम की मैं कीमत लूँगा। हाँ, मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ। अगर मेरी दुकान राजू की तरह चलनी शुरू हो जाए तो तुम जो मांगोगे वही दूंगा। तो ठीक है फिर, अब देखते जाओ मैं करता क्या हूँ। अगले दिन वो भिखारी राजू की दुकान पर चाय पीने के लिए जाता है। वो राजू से चाय का कप खरीद कर उसमें जहर मिला देता है और वो जमीन पर गिरकर झूठ मूठ का नाटक करने लगता है। हाय हाय, ये कैसी चाय थी? ये राजू भैया ने चाय में क्या मिला रखा था? मैंने तो सिर्फ एक घूंट ही भरा था अभी। हाय, मेरी तो जान निकल रही है। मैं आज नहीं बचूंगा।
भिखारी के आसपास लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। अरे तुम्हें क्या हुआ है? हम तो रोज यहाँ से चाय पीते हैं, हमें तो कभी कुछ नहीं हुआ। हाय हाय, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ। ये राजू चाय में कुछ तो मिलाता है, इसी वजह से इसकी चाय का टेस्ट इतना अच्छा होता है। लेकिन आप भी कुछ अर्सा यहाँ से चाय पीते रहेंगे तो आपकी भी यही हालत होगी। अगर यकीन नहीं आता तो ये चाय किसी को चेक करवा ले। मैंने तो अभी एक घोंट ही भरा था सिर्फ। वो लोग चाय को किसी लेबोरेटरी में चेक करवाते हैं तो पता चलता है कि उस चाय में जहर था। अरे राजू भैया, हम तो तुम्हें बहुत अच्छा इंसान समझते थे। तुम अपनी चाय ज्यादा बेचने के लिए उसमें जहरीली चीजें मिलाते थे। अरे नहीं नहीं, ये आप सब क्या कह रहे हैं? मैं अपनी चाय में कुछ भी नहीं मिलाता। आप मेरा यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कभी भी। राजू लोगों को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं सुनता। वो लोग राजू को पुलिस के हवाले कर देते हैं। राजू की दुकान बंद होने के बाद सभी लोग बंटी कबूतर की दुकान पर जाना शुरू कर देते हैं। राजू की दुकान तो बंद पड़ी थी। ग्राहक धड़ाधड़ बंटी कबूतर की दुकान पर ही जा रहे थे। क्यों बंटी भैया, काम कर दिया ना मैंने आपका। अब आपकी दुकान पर राजू की दुकान की तरह रश होता है। अरे हाँ भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। चलिए अब मेरा हिस्सा निकालिए जल्दी से। हाँ हाँ, तुम जो मांगोगे मैं देने को तैयार हूँ। चलिए राजू भैया, फिर 1 लाख रुपया कैश मेरे हाथ पर रख दीजिए। क्या 1 लाख रुपया? ये तो तुम बहुत ज्यादा मांग रहे हो। अरे राजू भैया, इतने हैरान क्यों हो रहे हो? अगर इसी स्पीड से तुम्हारी दुकान चलती रही तो 1 लाख रुपया तो 1 हफ्ते में ही इकट्ठा हो जाएगा तुम्हें। अच्छा चलो, फिर 1 हफ्ते के बाद ही आना, फिर मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। बंटी इतनी बड़ी रकम भिखारी को नहीं देना चाहता था। वो जानबूझकर उस भिखारी को टालता रहता है। भिखारी जब भी बंटी से अपना हिस्सा मांगने के लिए आता है, बंटी उसको कुछ न कुछ कहकर टाल देता है। इसी तरह बहुत अर्सा गुजर जाता है। बंटी की दुकान बहुत अच्छी चल रही थी, इसके बावजूद वो भिखारी को उसके पैसे नहीं दे रहा था। राजू अब जेल से छूटकर आ चुका था। राजू दोबारा से अपनी दुकान खोलता है। अरे धोखेबाज राजू, तुझे शर्म नहीं आ रही? तूने दोबारा से आके चाय की दुकान खोल ली। भला तेरी दुकान पर कौन आएगा? इसी तरह सब राजू को हकारत की नजर से देखते हैं और उसकी दुकान पर कोई भी नहीं जाता। इधर भिखारी अपने पैसे लेने के लिए रोज बंटी की दुकान पर चक्कर लगा रहा था, लेकिन बंटी उसको उसके पैसे नहीं दे रहा था। बंटी जानता था कि ये भिखारी किसी को ये सब नहीं बताएगा, क्योंकि अगर उसने ये सब किसी को बताया तो वो खुद भी साथ में जेल में जाएगा। लेकिन एक दिन भिखारी बहुत गुस्से में बंटी कबूतर के पास आता है। बंटी के बच्चे, आज तो मुझे मेरे पैसे दे दे, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे कौन से पैसे? ये तू क्या कह रहा है? अच्छा, तो इतने अरसे से तू मुझे टाल रहा था और अब पूछ रहा है कौन से पैसे? मैं इधर सबके सामने बताऊं कि कौन से पैसे मांग रहा हूँ? अगर तुझे इतना ही शौक हो रहा है जेल में जाने का तो बता दे, मैं तो साफ मुकर जाऊंगा। बंटी सोचता है कि हमेशा की तरह ये बात सुनकर भिखारी खामोश हो जाएगा, लेकिन इस बार भिखारी बहुत गुस्से में था। वो सभी लोगों को बता देता है कि बंटी कबूतर ने अपनी दुकान चलाने के लिए राजू की दुकान कैसे बंद करवाई। लोगों सुनो, इस बंटी कबूतर ने धोखे से राजू की दुकान बंद करवाई। राजू बहुत अच्छा इंसान है, वो अपनी चाय में कुछ भी नहीं मिलाता था। ये सब मेरी और बंटी की प्लानिंग थी। हम लोगों ने मिलकर उसकी दुकान बंद करवाने के लिए वो जहर वाला नाटक किया। अरे बंटी के बच्चे, तुझे शर्म नहीं आई एक शरीफ आदमी पर इल्जाम लगाते हुए? इस बंटी को तो पुलिस में हम देंगे ही, लेकिन जरा इसकी खुद भी हाथ तवाज़ो कर ले, ताकि आइंदा ऐसा ये कभी कुछ सोचे भी ना। सभी लोग मिलकर बंटी की बहुत पिटाई करते हैं। वो भिखारी तो फौरन वहाँ से भाग जाता है, लेकिन बंटी कबूतर की सब बहुत पिटाई करते हैं और वो उसको पुलिस में दे देते हैं।
लोग जाकर राजू से माफी मांगते हैं। राजू भैया हमें माफ कर दें, हम लोगों ने आपको गलत समझा। अरे नहीं, तुम लोगों को माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जगह अगर मैं भी होता तो यही करता। ये तो सारा बंटी कबूतर का कसूर था, उसने अपनी दुकान चलाने के लिए ये सब करवाया। राजू भैया आज से हम लोग फिर से आप ही की दुकान से चाय पिया करेंगे, और अब तो कुछ भी हो जाए हम किसी की दुकान से चाय नहीं पिया करेंगे। राजू की दुकान फिर से अपनी तरह चलना शुरू हो जाती है। थोड़े ही अरसे में राजू वहाँ बहुत बड़ा कैफे बना लेता है। राजू अब एक बहुत बड़े कैफे का मालिक बन चुका था। उसका कैफे बहुत अच्छा चल रहा था। बंटी जेल से छूटने के बाद दुकान चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी दुकान पर अब कोई भी नहीं जाता था। थोड़े ही अरसे में बंटी कबूतर वाकई सड़क पर आ जाता है। अब वो उसी भिखारी के साथ बैठकर भीख मांगा करता था।